जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये आज का वीडियो 12 का क्लास 12 के बायोलॉजी से है। जो उनकी हाल ही में परीक्षा जो 29 तारीख को होने वाली है, उसी के लिए उसी के विषय से महामैराथन कोर्स अर्थात सभी बायोलॉजी से निचोड़ जो आपको दिए गए हैं, सभी इसका निचोड़ जो आने वाला है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी बायोलॉजी में कोई भी अब डाउट नहीं रह जाएगा और 70 के 70 नंबर आपको इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगा। गारंटी 100% है कि आपका इसी में से आपका क्लियर हो जाएगा और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ले चलते हैं आपको बिना देरी किए हुए। सभी प्रकार के क्वेश्चनों का समायोजन किया गया है, विस्तृत, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय और ऑब्जेक्टिव। तो पहले ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। ले चलते हैं आपको आपके क्वेश्चन की दुनिया में, जहां आपका ये पहला क्वेश्चन इंतजार कर रहा है। 112 लघु बीजाणु बीजाणुओं के निर्माण में लघु बीजाणु की मात्र कोशिका कितने अर्धसूत्री विभाजन करेगी? जी हाँ, ये आपको बताना है। तो कितनी करेगी? 28। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है 3x। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सा कूट फल है? तो कूट फल इसमें कौन सा है जिसको फॉल्स फूड कहते हैं? फॉल्स फूड सेब है। तो ये आपका जो है ट्रू फल्स नहीं है, मतलब कूट फल है, आभासी फल। कूट फल को कौन सा फल कहते हैं? आभासी। ठीक है। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन से हैं? तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं प्रोफेसर महेश्वरी, ये सही है। नारियल का रेशा, नारियल का रेशा उत्पन्न करने वाला भाग इसमें कौन है? मध्यवित्त है। लेवेनहाक खोजी गई थी। बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? एंटोनी वान लेवेनहाक ने की थी। ठीक है। ये आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होते हैं नर जननांग। ये एक ही पादप के एक ही पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? सजात पुष्पी परागण कहलाता है, क्योंकि ये एक ही प्रकार के पादप होते हैं। एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणपोष परिपक्व होने पर होता है क्या? 8 केंद्रक और 7 कोशिकीय। एक प्रारूपिक आवृतबीजी प्राकोष में लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी होती है? 4। 200 लघु बीजाणुओं के लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्राकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका कितनी होती है? मतलब कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? 50। अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है? तो अंड समुच्चय के निर्माण में सहायक है अंड सहायक कोशिका है। सेल्विया में परागण कैसे द्वारा होता है? तो साल्विया में परागण होता है कीटों द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है? अंजीर में। यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है, तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 36 होगी। निभाग पाया जाता है कहाँ? बीजांड में। पुष्प में पादप का कौन सा भाग अगुणित होता है? तो यह भाग यानी नर भाग अगुणित होता है। बलिसनेरिया के पौधों में परागण किस माध्यम में होता है? तो बलिसनेरिया में जो पौधों में परागण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? जल परागण द्वारा, जल के द्वारा होता है। घास परिवार के बीजपत्र को क्या कहते हैं? घास परिवार के बीजपत्र को कहते हैं प्रशल्क।
ठीक है, पहला सही है। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है? असंख्य बीजांड। इनमें से कौन परागकण में पाए जाते हैं? तो परागकण में पाए जाते हैं 2 नरयुग्मक। एक परागकोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है? एक परागकोश में परागधानियों की संख्या होती है 4। ठीक है। स्त्री में अंतरोपण के समय मानव भ्रूण किस अवस्था में रहता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्त्री के अंतरोपण में भ्रूण जो है रहता है ब्लास्टोरा अवस्था में। ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, एंड्रोजन स्रावित होता है किससे? तो एंड्रोजन स्रावित होता है लीडिंग कोशिकाओं से। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में आर्तो चक्र समानता होते हैं। तो आर्तो चक्र यानी मेस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन में पूरी होती है? 28 से 29 दिन में। 28 से 29 दिन में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है कहाँ पर? ये आपको बताना है। तो टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है लीडिंग कोशिकाओं में। एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है? तो ये होता है बारपिंड से। किससे? निम्नलिखित में पुरुष से संबंधित कौन सी है? वैसोक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, गोलियां तो मादाएं खाती हैं। महिला ट्यूबेक्टोमी है महिला नसबंदी, और पुरुष वैसोक्टोमी है पुरुष नसबंदी। तो ये आपका पहला सही वैसोक्टोमी। ठीक है। अनुवांशिक जीव विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का। तो जो आपका अनुवांशिकी जीव विज्ञान में अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का। ठीक है। वंशागत की इकाई क्या है? तो जीन वंशागत की इकाई है। क्या है? जीन। मेंडल के एक गुण प्रसंस्करण में कौन सी पीढ़ी विषम युग्मी होती है? प्रथम संतानीय पीढ़ी। गुलाबी पुष्प वाले गुलाबांश में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपीय अनुपात कितना होता है? 1:2:1। मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? ये मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? तो मंगोली जड़ता जो होती है वह होती है 21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्रों पर, क्या एकाग्रता पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि होलैंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर उपस्थित होती है? तो होलैंड्रिक जीन जो है वाई क्रोमोसोम पर उपस्थित होती है। इस पूरे वीडियो में आपको पूरे पाठ के जितने भी सिलेबस 2024 में हैं उस 24 के पूरे सिलेबस के साथ में आपको ये पूरा क्वेश्चन हल मिलेगा। तो आप इस वीडियो को मिस मत करें और अंत तक जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, प्रावृत्ता और पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने। मानो ए बी ओ रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप होते हैं? 6। एक्स संलग्न जीन किसमें पाई जाती है? तो एक्स संलग्न जीन जो पाई जाती है वह एक्स गुणसूत्र के विषम जात पर। गुणसूत्रों का निर्माण होता है, तो गुणसूत्र का निर्माण होता है कारखा हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन से।
अगला क्वेश्चन आ गया कि द्विसंकर टेस्ट क्लास का अनुपात है या मेंडल के द्विसंकर संकरण में जीनोटाइप का अनुपात क्या होता है। तो इसका जो जीनोटाइप अनुपात है वो है 9:3:3:3:1। ठीक। अगला है दाब कोशिका अरक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया पाई जाती है किसमें। तो ये पाई जाती है अलिंगी क्रोमोसोम पर अप्रभावी विशेषक के कारण। अगला है मेंडल ने एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधे का फेनोटाइप अनुपात क्रमशः बताया। कितना होता है? 3:1 होता है। कौन सा अनुवांशिक विकार इक्कीसवें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? तो वो है डाउन सिंड्रोम। मधुमक्खी में नर का विकास होता है। तो मधुमक्खी में नर का विकास जो होता है वो अनिषेचित अंडे से होता है। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रवृत्ता के नियम के लिए सही है। तो प्रवृत्ता के नियम के लिए जो सही है वह है कारक जोड़े में होते हैं। लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विभक्ति इकाइयों द्वारा होता है। ठीक है, तो ये सभी है। श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है ल्यूकीमिया। फास्फोडाइएस्टर बांध किससे फास्फोडाइएस्टर फास्फोडाइएस्टर बांध उपस्थित होते हैं। तो फास्फोडाइएस्टर बांध उपस्थित होते हैं इनमें से कोई नहीं। अरविंद खुराना जाने जाते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है। डीएनए और आरएनए में समानता क्या होती है। तो दोनों न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर श्रृंखला के होते हैं। ये सही है आपका। संदेशवाहक आरएनए का निर्माण कहाँ होता है। संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है केंद्रक में। आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन होता है यूरेसिल द्वारा। डीएनए के रासायनिक चाकू कौन है। एंडोन्यूक्लियेज है। प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु आरंभक प्रकोष्ठ क्या है। AUG है। किसने पुष्टि की कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। अल्फ्रेड हर्शे व मार्शा चीज ने। आरएनए की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अनुवादीकरण कहलाती है। ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय जो उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना वो एवी लेमेत्र ने की थी। ठीक है। मिलर के प्रयोग से हाइड्रोजन अमोनिया तथा मेथेन में अनुपात का क्या है। पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो पुनरावृत्ति प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है हीकल। निम्न में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है। माल्थस।
जीवों में होने वाले परिवर्तनों में क्या योगदान नहीं देता है? तो ये होता है समान वातावरणीय दशाएं। आकस्मिक अनुवांशिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व क्या है? अनुवांशिक विभिन्नताएं हैं। ठीक है। प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो प्राकृतिक चयन सिद्धांत प्रतिपादित किया है डार्विन ने। ठीक है। डार्विन फिंचेज उदाहरण किसके हैं? अनुकूली विकर्ण के लिए। निम्नलिखित किस सिद्धांत को डार्विन ने प्रतिपादित किया था? जनन द्रव्य की निरंतरता। निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? तो निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा के कारण होता है। चिकनगुनिया विषाणु का वाहक कौन है? चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है एडीज मच्छर। पीत ज्वर का वाहक कौन है? पीत ज्वर का वाहक कौन है? पीत ज्वर का वाहक है एडीज मच्छर। एडीज इजिप्टाई वाहक कौन फैलाता है? क्या? ये डेंगू बुखार को फैलाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं फैलता है? टीबी। ठीक है। टीबी विषाणु द्वारा नहीं होता, टीबी तो होता है बैक्टीरिया द्वारा। टीबी के टीके का नाम बताइए। तो टीबी के टीके का नाम है बीसीजी। एंटी सीरम होते हैं किसके लिए? एंटीबॉडीज के लिए। अफीम से प्राप्त मॉर्फिन क्या है? एक एल्कलॉइड्स है। निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि विडाल टेस्ट से की जाती है? तो टाइफाइड की। विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए या तो आरएनए होता है। हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन है? एडीज मच्छर है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड्स होते हैं? 4। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने की। शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाले कवक का क्या नाम है? वह है ईस्ट। बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? वह है बैसिलस थ्यूजेंसिस। बीटी जीव बड़ा इंपॉर्टेंट है बैसिलस थ्यूजेंसिस से। अगला है कि प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है किससे? जीवाणुओं से। निम्नलिखित में से कौन से पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित होते हैं? तो ये आपका है ये का और खा दोनों से, यानी राइजोबियम और माइकोराइजा से। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विनियमनीकरण है? बाहितमल। अनुवांशिकता रूपांतरित होता है बीटी कपास में।
बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस निकलने के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने के कारण होती है। डीएनए खंडों की पहचान करते हैं कौन? नॉर्दर्न ब्लोटिंग से, सदर्न नॉर्दर्न ब्लोटिंग, ये सदर्न ब्लोटिंग से। जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक कौन है? ये बताना है। तो ये है PBr 322। जीनी अभियांत्रिकी में नींव किस एंजाइम की खोज में पड़े हैं? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का उपयोग अनुवांशिकता इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है? ये डीएनए पुनर्योगज अणु को बनाने में किया जाता है। ये कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है? एंडोन्यूक्लियेज। जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग होता है कहाँ? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, उपजीवी में, सभी में इसका क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है। बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तापमान, लवण, विटामिन, इनमें से कोई नहीं। बायोरिएक्टर की वृद्धि में काम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी? इनमें से कोई नहीं, ये सही है। किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? मानो वृद्धि हार्मोन का, इंसुलिन का, इंटरफेरॉन का, यानी इन सभी का। पौधों में अपत्रिनाशक प्रतिरोधक जीन होता है, कैसे? GST। बायोटॉक्सिन किस जीवाणु से बनता है? बायोटॉक्सिन बनता है बैसिलस थ्यूरिजेंसिस से, यानी ऑप्शन 20 खास सही है। अनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताने हैं। तो ये सत्य है आपका, ये उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा लेग्यूम वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं से सहजीवी संबंध बनाती हैं? राइजोबियम में, एजोटोबैक्टर में, सूडोमोनास में, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी में। एक पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ न हानि होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सहभोजिता। हेलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में सामान्यतः क्या होगा? छोटे अंग और शरीर के उपांग, यानी ये हो जाएगा कि छोटे अंग और शरीर के उपांग होंगी। नेटेलिटी से क्या अभिप्राय है? तो नेटेलिटी का अर्थ होता है जन्मदर, ठीक है। पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो ये नाम है A.G. टेंसले। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है? ये आपको बताने हैं। भारतीय तंत्र से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक है R. मिश्रा, ठीक है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है।
चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास कितना होता है? तो चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास होता है 0.002 mm से कम। खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई क्या है? तो खाद्य श्रृंखला में जो आधारभूत इकाई होती है वह है उत्पादक। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है ऊर्जा की। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? एक उपभोक्ता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज पक्षी यानी राजकीय पक्षी है वो सारस है। निम्नलिखित में से कौन स्तन संकटग्रस्त नहीं है? नीलगाय। ओहो, कहाँ पूछे भैया। प्राकृतिक वायु स्थान में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? स्वास्थानीय संरक्षण। घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो घाना राष्ट्रीय कहाँ स्थित है? राजस्थान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा स्थित है असम में। एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय जैव विविधता का तप्त स्थल नहीं है? तो वह है मेडागास्कर एवं हिंद महासागर द्वीप। ठीक, तो ये तो थे आपके क्या, इतने आपके आगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब आपको अत्र गुत्रे क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं जहाँ से आप अत्र गुत्रे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपको अत्र गुत्रे क्वेश्चन में चलना है। देखिए ये है, ये लिखा है कि अपरिपक्व प्रागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो अगर ये आपको कहा जाए तो ये आपको ऐसे बनाना होगा और इसमें नॉमिनेशन करना, यानी क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है कि बायोलॉजी में तो सबसे ज़्यादा होता है फिगर का क्या अहम रोल है। तो फिगर आपको बनाने होंगे और बना करके उसका नॉमिनेशन करना ज़रूरी है। तो आप परिपक्व प्रागकोश है। दूसरा देखिए, ये मानव में अंडाणु की संरचना है। कोरोना, ये देखिए आपका कोरोना रेडिएटा है, जॉन पोलिसिडा है। कोश का द्रव्य केंद्रक है, पीतक कला है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना होगा? बनाना होगा। इनमें एक चित्र बनाना है आपको। अंडाशय के अनुप्रस्थ काट है ये। स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय चित्रण है ये। शुक्राणु की संरचना है, पिछली बार 2023 में आया था ये। अगर चार्ट आपसे कहा जाए तो मानव लिंग का भी चार्ट ये बनेगा, अभ्यास कर लीजिएगा। HIV वायरस का ये चित्र है, देखो। तो ये प्रतिरक्षित तंत्र है, इनके हैं। ठीक है, तो इतना तो आपका ये फिगर में लगभग एक आएगा। अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जलीय परागण करने वाली किन्हीं दो पौधों के नाम बताइए। तो जलीय परागण करने वाले बेलिसनेरा और हाइड्रोला है। अगला क्वेश्चन है, टेपिटम कहाँ पाया जाता है? इसका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है,
2022 में पूछा गया था, शायद 24 में पूछा जाए। तो टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका कार्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेपिटम जो है ये प्राकोष के सबसे आंतरिक परत में पाई जाती है। ये विकासशील प्राकणों को पोषण देते हैं। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। यदि किसी पौधे के प्राकणों में क्रोमोसोम की संख्या 21 है तो उसके अंड कोशिका में युग्मनज कोशिका के क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 21 हो जाएगी। भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण किस प्रकार होता है, द्वितीयक केंद्रक में होता है। ये अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनुन्मील्य प्रागणी पुष्पों में परागण के कारण प्रकार के एस्टिमेट कीजिए। तो कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं है। ऐसे पुष्पों को निम्नलिखित पुष्प या अनुन्मील्य पुष्प परागण कहते हैं। ये पुष्पों में बंद अवस्था में परागकोश फट जाते हैं, जिससे परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं और स्वपरागण हो जाता है, जैसे कनकौआ और गुलमेहंदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित स्रावित और संस्रावित विषाणु के नाम लिखने हैं। तो लीडिंग कोशिकाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण यानी श्रवण होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफेन फटकर द्वितीय कंडक का निर्माण करते हैं, तो उसे कहते हैं अनुत्सर्ग। आर्तो चक्र क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे कि आर्तो चक्र क्या है। तो प्राइमेट यानी मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आर्तो चक्र कहते हैं। मासिक चक्र या ऋतु चक्र कहा जाता है। प्रत्येक स्त्री में यह 12 से 13 वर्ष की आयु में ही प्रारंभ हो जाती है तथा 45 से 55 की आयु में खत्म हो जाती है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है और इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। आर्तो चक्र का नियमन निम्नलिखित हार्मोन्स करते हैं। पहला LH हार्मोन और दूसरा है FSH हार्मोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रसव क्या है। तो गर्भकाल पूरा हो जाने पर पूर्ण विकसित शिशु माता के गर्भाशय से बाहर आना प्रसव या पार्ट्यूरेशन कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे पूछा गया है। IVF तथा GIFT का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, ये आपको लिखना है। तो देखिए IVF यानी पात्र निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है और GIFT का होता है गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी युग्मक अंतःफैलोपियन स्थानांतरण। IUD का पूरा नाम लिखना है तो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। और ZIFT और EMTF का पूरा नाम है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये हो गया। और MTF का पूरा नाम हो गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना जरूरी है। क्या विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यक है? विद्यालय में यौन शिक्षा तो अति आवश्यक है भाई, क्योंकि इसमें छात्र छात्राओं को किशोरावस्था संबंधी परिवर्तनों व समस्याओं के निदान को सही जानकारी मिलेगी। यौन शिक्षा से उन्हें यौन संबंध के प्रति भ्रांतियाँ तथा मिथ्या धारणाओं भी खत्म हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ उन्हें सुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधक का प्रयोग, यौन संचालित रोगों से बचाव, निदान जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसलिए विद्यालयों में ये शिक्षा दी जानी बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक का उपयोग
तो भैया गर्भ निरोधक तो जरूरी है ही है। मैंने भारत चीन का पिछाड़ देश। वंशागत की अनुवांशिकता तथा अनुवांशिकी में क्या अंतर है? अनुवांशिक लक्षणों के जनकों को संतति में पहुंचाने को अनुवांशिकता या वंशागत कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों एवं उसके वंशागत का अध्ययन किया जाए अनुवांशिक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्रोमोसोम वंशागत के क्रोमोसोम वाद को किसने प्रस्तावित किया? तो इसने प्रस्तावित किया सटन और बाबेरी ने। किसने? सटन और बाबेरी ने प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 4 लक्षण के नाम बताने हैं आपको। तो आप तो जानते हैं कि मेंडल ने 7 लक्षण का चुनाव किया था। कितने? 7 लक्षण का चुनाव किया था। पहला है पुष्प का रंग, पुष्प का बीज का रंग, पौधे की लंबाई, पेज का आकार, इस तरह से। समयुग्मी एलील जोड़ा से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर इसके बताइए। प्रत्येक देह कोशिका में एक जीन 2 प्रतियां उपस्थित होती हैं। यदि किसी जीव में जीन की दोनों प्रतियां एक समान हों अर्थात उसमें संबंधित दोनों एलील एक समान हों तो ऐसे जीवों को समयुग्मज कहते हैं और यह अवस्था समयुग्मक कहलाती है। जैसे मटर के पौधे के लिए कैपिटल टी और या स्मॉल टी। संकरण किसे कहते हैं? संकरण पूर्व संकरण तथा परीक्षण संकरण। जब किसी संकर का किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे संकर पूर्व संकरण कहते हैं। जबकि प्रथम पीढ़ी जीव पर समयुग्मी अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य कराए गए संकरण परीक्षण संकरण कहते हैं। आनुवांशिक रोग क्या होते हैं? मनुष्य में इस रोग का वर्णन कीजिए। वह रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से उपहार स्वरूप रोग प्राप्त होते हैं। जी हाँ, तो आपको आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं? वह रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से उपहार स्वरूप प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने माता पिता से प्राप्त हो जाते हैं, आपको उसमें कोई गलती नहीं होती है। वो रोग कौन से रोग होते हैं? वो रोग होते हैं आनुवांशिक रोग होते हैं। जैसे वर्णांतता है, हेमोफीलिया है, ये सब रोग कैसे हैं? ये आपको जन्मांतर रोग होते हैं माता पिता से। जैसे जब माता पिता की जितनी भी संतत होती है आपको विरासत के रूप में मिलेगी तो उनके रोग जो भी है भाई वो भी आपको उनका रोग भी विरासत के रूप में उपहार स्वरूप आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोफीलिया में ब्लीडर के रोग क्यों होते हैं? तो इसलिए होते हैं क्योंकि रोग में चोट लग जाने या कट जाने से रक्त का थक्का नहीं बनता है जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है। ठीक है। अगला है ऑटोसोमल ट्राइसोमी के 2 उदाहरण दीजिए तथा इनसे गुणसूत्रों की संख्या व असामान्यताएं बताइए। तो 21वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम विकसित होते हैं। इनमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 47 हो जाती है। 18वें ऑटोसोमल गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण एडवर्ड सिंड्रोम विकसित हो जाता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। वर्णांता व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि वर्णांता रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाता, इसलिए वर्णांता वाले व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता। संलग्नता एवं विनिमय में क्या अंतर है? गुणसूत्र पर उपस्थित ऐसे जीन जो पृथक नहीं होते तथा 8 सूत्री विभाजन के साथ भी एक साथ बने रहते हैं और एक साथ वंशागत प्रदर्शित करते हैं, इन्हें संलग्नता कहते हैं। जबकि समजात गुणसूत्रों के परस्पर जुड़े एवं क्रोमेटिड के बीच एक या अधिक खंडों की परस्पर अदला बदली अर्धसूत्री विभाजन की पेमिटीन अवस्था होती है।
खंडों की इस अदला बदली को ही विनिमय कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्र का चित्र बनाइए। टर्नर सिंड्रोम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टर्नर सिंड्रोम एक असुगित दशा है जिसमें एकल लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ये ऐसी स्त्रियां हैं जिनमें सामान्य एक गुणसूत्र कम, यानी 46 के स्थान पर कितने होते हैं, 45 होते हैं, अर्थात ये लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक होते हैं। इनका कद छोटा, जननांग अल्पविकसित, बच्च चपटा तथा जनद अनुपस्थित, अर्धविकसित होते हैं। ये स्त्रियां नपुंसक बांझ होती हैं। 25,000 बालिकाओं में से एक इस रोग से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहाँ पाए जाते हैं। जीन की परिभाषा दीजिए, कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए क्या है, एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ये अनुवांशिक पदार्थ एक प्रकार्यात्मक इकाई होती है। जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होती है। जीन कहाँ पाई जाती है, गुणसूत्र पर। जीनोम पर टिप्पणी लिखिए। जीनोम क्या है, किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं। जीनोम युग्मकों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या को दर्शाता है। यदि किसी आवृतबीजी पौधे के परागकण में 12 गुणसूत्र हैं तो उस पौधे की पत्ती, तने व जड़ की कोशिकाओं में 24 गुणसूत्र होंगे, अर्थात उस पौधे का जीनोम 12 होगा। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या अंतर है। नंबर 1, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की पूर्ण इकाई है, जबकि न्यूक्लियोसाइड एक फास्फेट मूलक PO4 की कमी होती है। स्वभाव में न्यूक्लियोसाइड क्षारकीय होते हैं, जबकि न्यूक्लियोटाइड अम्लीय होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में पाई जाने वाली शर्कराओं के नाम व सूत्र बताओ। तो इसमें राइबो शर्करा और डीऑक्सी राइबो शर्करा। डीएनए में कितनी न्यूक्लियोटाइड पाई जाती है, तो डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ते हैं। डीएनए के जो कटे हुए टुकड़ों को जोड़ता है उसे कहते हैं लाइगेज। और डीएनए को केंद्रक में मिलने वाली अम्लीय वर्षा के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचाना, अल्टमान ने 1889 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आरएनए से डीएनए निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है। पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज भाग लेता है। ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, पारक्रमण क्या है। पारक्रमण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वायरस के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है। यहाँ ये देखिए अनुलेखन में 580 से लेकर के यहाँ दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कोट अनुलेखन इस तरह से होगा। ठीक है। अगला है, कौन सा एंजाइम डीएनए के दोनों रज्जुकों को पृथक करता है। तो हेलिकेस। पारक्रमण क्या है। पारक्रमण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वायरस के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है। जैल वैद्युत कण संचलन तकनीक समझाइए। तो डीएनए खंडों को एक अगैरोस जेल पर रखा जाता है। यह वास्तव में जिलेटिन की एक पतली पट्टी है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इससे डीएनए के बड़े खंड पृथक हो जाते हैं और आधार डीएनए खंडों का पृथक्करण हो जाता है। इस प्रक्रिया को जल वैद्युत कण संचालन कहते हैं। इस क्रिया में डीएनए के छोटे कण बड़े खंडों की अपेक्षा जेल में तेजी से अलग हो जाते हैं। बैलेंस का चार्ट पर टिप्पणी लिखिए। ये देखिए बैलेंस का चार्ट है। जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता भी जीवन संघर्ष है। प्रकृति में प्रत्येक जीव जाति
कि स्थायी व संतुलितवादी जीवन संघर्ष आदि। अगला क्वेश्चन है मेंडल तथा डार्विन का पूरा नाम लिखो। तो मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल और डार्विन का पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। ठीक है। कह रहा कि क्या हम मानव विकास को अनुकूली विकिरण कह सकते हैं? नहीं, मानव विकास को अनुकूली विकिरण नहीं कह सकते, क्योंकि होमो सेपियंस की जनक जातियाँ परगामी विकास द्वारा एच हैबिलिस या एच एरेक्ट से विकसित हुई हैं। वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वर्तमान मानव का एक बार नाम पूछा गया था 17 में, होमो सेपियंस त्रिनाम पद्धति है। मनुष्य में विषाणु जनित कुछ प्रमुख रोग के नाम देखिए दिया गया है। चेचक, हर्पीज, आर्थराइटिस, डीएनए वायरस द्वारा तथा पोलियो, डेंगू, ज्वर, कर्णफेर, रेबीज यदि आरएनए वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार यानी आहार से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदल देते हैं। ये दूध की शर्करा लैक्टोज में लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध की प्रोटीन के संयोजन में बदलकर दही में परिवर्तित कर देता है। यह जीवाणु दूध से लैक्टोज को निकालकर, परंतु बहुत ही व्यक्तियों को बिना लैक्टेज के दूध पिलाना ठीक नहीं, एलर्जी हो सकती है। ठीक है। सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है? तो इसमें तो एसिटोबैक्टर एसिटाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ को जाना। किन्हीं दो कवक जैविकों तथा उनके जैविक तथा उनसे उत्पादित प्रतिजैविकी के नाम लिखिए। हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्मजीवों कौन कौन से हैं? पेनिसिलियम है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। अगला क्वेश्चन करा कि जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा में पोषक को बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन, एनाबिना, टालीप्रोथिक्स आदि वायुमंडलीय से नाइट्रोजन को ग्रहण करके इसे नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक की परिभाषा दीजिए, क्या है एंटीबायोटिक? तो एंटीबायोटिक की खोज किसने की है? पेनिसिलिन। इसकी खोज फ्लेमिंग ने की है। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? फ्लेमिंग ने की है। पेनिसिलिन का महत्व यह एक प्रतिजैविकी है। इसका बहुत बड़ा जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोगों जैसे सिफिलिस, गठिया, डिप्थीरिया जो इनके संक्रमण हो जाते हैं तो इनसे इसका निदान किया जाता है। प्रतिबंधन न्यूक्लियस क्या होते हैं? प्रतिबंधन न्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविक कैंची कहते हैं। या डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर ही डीएनए को काट देता है। डीएनए लाइगेज क्या होते हैं? ये एक एंजाइम डीएनए को खुले सिरों को जोड़ देता है। तो जो डीएनए के खंडों को आपस में किस एंजाइम से जोड़ा जाता है तो उसका नाम क्या होता है? लाइगेज। ठीक। ये पारजीनिक जंतु से आप क्या समझते हैं? बताइए। ऐसे जंतु जिनके डीएनए में
परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाए तथा जो अपना लक्षण भी प्रकट करता है परजीवी जंतु कहलाता है। जैसे डाली नामक भेड़ जापान में निर्मित नोट्रो योम कागा नामक गाय, मीरा नामक बकरी इस तरह से बनाई गई हैं। बायोपरेसी क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनियां व उनके संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन के व क्षतिपूर्ति के जैव संस्थानों का उपयोग करके बायोपरेसी कराता है। मानव में उपचार के लिए प्रचलित हल्दी का पेटेंटर अमेरिकी कंपनी ने खुलासा किया। एंजाइम चिकित्सा क्या होती है? ये जीन चिकित्सा किस प्रकार है? इनके अंतर्गत शरीर के अंदर कम मात्रा में उपस्थित या अनुपस्थित एंजाइम को प्रवेश कराया जाता है। ठीक, सामान्यतः एंजाइम एक घोल के रूप में इंजेक्शन द्वारा शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त एंजाइमों का प्रयोग एलाइजा तकनीक के द्वारा अनेक रोगों के बीच कराया जाता है। इसके विपरीत जीन चिकित्सा में मानव शरीर में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ और क्रियाशील जीन द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, यानी बदल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाह्य डीएनए और संभाव्य डीएनए में अंतर बताओ। तो इस प्रकार के बनने वाले डीएनए को डीएनए कहते हैं। पेटेंट से क्या मतलब है? पेटेंट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी नई सेवा, तकनीकी प्रक्रिया, खोज आदि या डिजाइन के लिए प्रदान की जाती है। टीकाकरण क्या है? टीकों का प्रयोग मनुष्य पर प्रयोग करने के लिए सबसे पहले टीकों की सुरक्षा के लिए जांच के लिए परजीवी जंतुओं को विकसित किया गया। पोलियो टीका की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों का उपयोग किया गया है। यदि उपरोक्त प्रयोग सफल रहा तो विश्वसनीय है कि पाए गए तो टीके सुरक्षा जांच के लिए बंदर के स्थान पर परजीवी चूहों को आजमाया जा सकेगा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा बनी दो वैक्सीन के नाम बताओ। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और हाइड्रोफोबिया वैक्सीन। अगला कह रहा है कि समष्टि और समुदाय की परिभाषा दीजिए। किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की स्पीशीज की वस्तुओं या जीवों की कुल संख्या को समष्टि कहते हैं। ये समष्टि किसे कहते हैं? किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की स्पीशीज की वस्तुओं या जीवों की कुल संख्या को समष्टि कहते हैं। समुदाय किसी विशिष्ट आवास की जीव समिष्टियों का आवास संघ समुदाय कहलाता है। आर्किड का पौधा शाखा पर ही किसी भी पेड़ की शाखा पर हो सकता है। आर्किड का पौधा तथा आम बेल की शाखा सहभोजित प्रदेश करते हैं। ये ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता है और न हानि। आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में होने वाले आर्किड को लाभ होता है, जबकि आम की पेड़ को उससे कोई लाभ नहीं हो सकता। चरघातांकी। अगर यह आकार की समष्टि जन्म दरें बी के रूप में और मृत्यु दरें डी के रूप में
परिभाषित की गई तो इकाई अवधि के दौरान वृद्धि या कमी निम्नलिखित होगी। dN/dt इक्वल टू BD/N। मान लीजिए B और D बराबर R हो तो DN/dt इक्वल टू RN। इस समीकरण में R क्या है? R एक प्राकृतिक वृद्धि की एंटीजेनिक दर है और समिष्ट पर किसी भी जैविक अथवा अजैविक कारकों के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। ऊपर दिया गया समीकरण चरघातांकी अथवा ज्यामितीय वृद्धि को दर्शाता है और जब n को समय के संदर्भ में आरेख करते हैं तो आप चरघातांकी वृद्धि समीकरण समाकलित के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। इस तरह से हो गया। अब देखिए ऊर्जा के पिरामिड में मुख्यतः विशेषता क्या होती है। पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशा होता है तथा ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। लैग हेमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सहजीवी राइजोबियम दाने वाले पौधों की जड़ों के कैरेक्टर्स में लगे होते हैं। राइजोबियम वर्णक एवं नाइट्रोजन एंजाइम है और उसका संश्लेषण करता है। लैग एंजाइम कार्टेक्स कोशिकाओं में अवायवीय अवस्था को बनाए रखने में सहायता करती है। ये देखिए उभयलिंगाश्रय और एकलिंगाश्रय में अंतर है। प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखिए। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखिए तो प्रोटीथेरियन स्तनधारी अंडप्रजक जंतु होते हैं अतः इनकी भ्रूणीय झिल्ली इसके सरीसृप पूर्वजों के समान होती है। मेटाथीरिया मार्सुपियल्स तथा यूथीरिया स्तनियों के भ्रूण का विकास माता के गर्भाशय में होता है अतः इनमें माता तथा भ्रूण के रक्त के मध्य विभिन्न पदार्थों के विनिमय भ्रूण के विकास से झिल्लियाँ मुख्यतः जरायुज अपरा पोषिता गर्भाशयी दीवारों के निकट स्थित होती हैं। भ्रूण की भ्रूणीय झिल्लियों एवं स्त्री की गर्भाशय श्लेष्मिका से मिलकर के बनी संयुक्त रचना जिनके द्वारा भ्रूण तथा माता के रक्त के बीच विभिन्न पदार्थों का विनिमय होता है उसे क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। गर्भकाल कई तरीकों से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। पहला, गर्भनाल में बच्चे के विकास को प्रेरित करती है। इसी वजह से बच्चा माँ के गर्भ में जीवित रहता है और सुरक्षा के साथ साथ पोषण भी प्रदान करती है। दूसरा, गर्भनाल शरीर में लैक्टोज के बनने में मदद करता है जो कि माँ के शरीर में दूध से बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। गर्भनाल और बच्चे को जोड़ने का काम करती है। जो कुछ भी माँ खाती है आहार नाल के माध्यम से उसके पोषण बच्चे को भी जाता है। जनसंख्या विस्फोट क्या होती है? तो जनसंख्या विस्फोट तो बहुत भैया हुई है, बिल्कुल तबाही मच गया। विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड या 20,000 व्यक्ति हो गई है। जनसंख्या में वृद्धि के कुछ कारण हो गए। जनसंख्या किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ती हुई जनसंख्या ये उनकी वृद्धि है। ठीक है। ये देखिए अब अगला आ गया पक्षियों में लिंग निर्धारण। पक्षी में आप लिंग निर्धारण कैसे करेंगे? ठीक है। ये डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछा गया है, बताया गया है। फिर
ये आरएनए डीएनए के बारे में, जीवन की उत्पत्ति के बारे में, इंटरफेरॉन क्या है, ये इंटरफेरॉन्स कशेरुकी जंतुओं में वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइसिन पदार्थ होता है जो कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। इंटरफेरॉन का उपयोग वायरस संक्रमण के लिए रोग निवारक तथा निरोधक औषधियों के रूप में किया जाता है। ठीक है। ये मेटास्टेसिस का क्या मतलब है? मेटास्टेसिस में कैंसर कोशिकाओं की अन्य ऊतकों व अंगों में स्थानांतरण से कैंसर फैलता है, परिणामस्वरूप द्वितीयक ट्यूमर का निर्माण होता है। मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी की। मानव स्वास्थ्य का अर्थ मानव रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वच्छता ही नहीं है, इसे पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। रोग जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो विभिन्न चिन्ह के लक्षण प्रकट होते हैं। रोगों को मोटे तौर पर संक्रामक और असंक्रामक के रूप में देखा जाता है। संक्रामक तो जानते हैं कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचित हो जाता है, और असंक्रामक जो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं होता है। सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर में अंतर स्पष्ट करो। तो सुदम और ट्यूमर में देखो, ये प्रभावी अंग तक की सीमा तक रहता है ये सुदम, और दुर्दम तो भैया बहुत आगे चला जाता है। यह शरीर के दूसरे अंग को भी नाश कर देता है, फैला देता है। ठीक है। यह संवहनी ऊतकों के खोल से इससे ठीक है। तो इस तरह से देखो, इसमें मेटास्टेसिस नहीं होती, इसमें मेटास्टेसिस होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, जन्म दर व मृत्यु दर में क्या अंतर है? तो ये साधारणतः प्रतिवर्ष प्रति मिनट में 1000 व्यक्ति जन्म की संख्या के द्वारा व्यक्त की जाती है। जन्म दर समिष्ट आकार व समिष्ट घनत्व को बढ़ाती है। एक वर्ग में जीवित जन्म के कुल संख्या बटे 8 वर्ष के मध्य में कुल समित गुणे 1000। तो ये जन्म दर और मृत्यु दर के सूत्र हैं। देखिए, पारिस्थितिकी पिरामिड को प्रभावित कीजिए, ये आ गया। तो पिरामिड क्या होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों में जीवधारियों के संबंधों का रेखीय चित्रण पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। और पिरामिड पारितंत्र में जीव की संख्या, जीवभार, जैव ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। इनका सर्वप्रथम प्रदर्शन एल्टन ने किया। ठीक है। जीवभार देखिए क्या होता है। जीवभार का पिरामिड जीव के ताजे अथवा शुष्क भार के रूप में प्रत्येक पोषक स्तर को मापा जाता है। स्थलीय पारितंत्र में उत्पाद का जीवभार सर्वाधिक होता था, पिरामिड सदैव सीधा रहता है। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर उपोद्भिद का विकास परागण किसे कहते हैं? ठीक है। ये भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर, असंग जनन निषेचन, ये कह रहा है कि निम्नलिखित के उदाहरण सहित देखिए। अप्रभावी, अपूर्ण प्रभावी, सह प्रभाविता। तो सह प्रभाविता होता है जब किसी कारक या जीन के एक विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या प्रभावी ना हो तो उसे सह प्रभाविता कहते हैं। तो ये, और ये अपूर्ण प्रभाविता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं। हार्सेवाचेज ने डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ को सिद्ध करने का पीबी और P32 P37 ऑटोसोम के कुल स्थान पर कोलाई जीवाणु का संवर्धन कराया। कुछ समय वृद्धि के पश्चात जीवाणु को जीवाणुभोजी द्वारा संक्रमित कराया। सब डाउट में है। अगला क्वेश्चन है आरएनए और डीएनए में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है और इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। ये ठीक है, याद कर लीजिएगा। एमआरएनए और टीआरएनए में अंतर, एक टेम्परेट और कोडिंग में अंतर, बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। पुष्पीय पौधों में विषम बीजी होते हैं और इन पौधों में दो प्रकार के बीजाणु होते हैं, लघु बीजाणु जो नर उपोद्भिद बनने वाली होती है तथा गुरु बीजाणु जो मादा उपोद्भिद के बनने के कारण होती है। ठीक है, ये दोहरा निषेचन अभी जो आपको बताया गया था। ये एक चक्कर का ये देखिए, ये आपको बनाने हैं। ठीक है, मानव में शुक्राणु और अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये देखिए, सगर्भता की जांच, ये गगनयान मंडल हैं। ठीक है, मंडल के वंशागत का नियम है। ये सबका है। ये देखिए लिंग प्रभाविता लक्षण। ठीक है, लघु उद्विकास और बृहद उद्विकास क्या है, ये देखिए। लैमार्क और डार्विनवाद की तुलना भी आपको बहुत आएगा। देखिए, ये दिखाया गया है कि लैमार्क और डार्विनवाद की तुलना। ठीक है, इसको आपको रोक रोक करके देख लेना होगा। देखिए, हाल ही में आपको दिया गया था कोरोना वायरस विषाणु का एक बड़ा समूह है जो मनुष्यों के सामान्य जुकाम से लेकर के श्वसन संबंधी गंभीर बीमारी तक पैदा कर देता है। और जो होएगा तो आप जानते हो कि आपको इसको रोक पाना संभव नहीं है। कोरोना वायरस के इंजेक्शन के लक्षण, तीनों इंजेक्शन लगवाने होंगे। कोरोना वायरस के फैलने की रोकथाम, हमारी तरह अल्कोहल, व्यसन क्या है, अल्कोहल क्या है, देखिए ये यानी शराब का सेवन, शराबी कैसे आप बनेंगे, इसको आपको पीना नहीं है। अनुवांशिक इंजीनियरिंग, ठीक है। पारजीनी ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक जंतुओं के उपयोग, ठीक है। ये जीन चिकित्सा, जैव विविधता, ठीक। ये बस ये पार्ट अब आपका संपूर्ण खत्म हो गया।